नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट देखेंगे जो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सेट का हम लोग आज 50 प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? यानी पंचायत स्तर पर सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो वह होता है पंचायत सेवक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी होते हैं पंचायत सेवक। कोई गांव या निकटतम गांव के समूह या उसके कोई भाग ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित किया जाता है जब उसकी वहाँ की जनसंख्या लगभग 7,000 के आसपास हो। कितना? 7,000 के आसपास। अच्छा, पंचायत सेवक जो होता है वह राज्य सरकार के द्वारा दिए गए सभी कार्यों का लेखा जोखा रखता है। पंचायत समिति की बात करें तो पंचायत समिति का सचिव होता है बीडीओ, पंचायत समिति का, जबकि जिला परिषद का जो सचिव होता है वह होता है डीडीसी। कौन होता है? डीडीसी होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? यानी 11वीं अनुसूची में पंचायत को कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11वीं अनुसूची में जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये हुआ था 1992, इसमें जोड़ा गया था और पंचायतों के विषयों की चर्चा की गई। कितने विषयों की? 29 विषयों की चर्चा की गई। जबकि नगर पालिका के लिए कितने विषय? 18 विषय नगर पालिका के लिए 18 विषय की चर्चा किया गया है। अच्छा, भारत का सबसे पुराना नगर पालिका कौन सा है? यानी नगर निगम, तो वह है मद्रास नगर निगम। कौन सा है? मद्रास नगर निगम। चलिए, भारत सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो यह होता है मंत्रिमंडल सचिव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मंत्रिमंडल सचिव यह भारत का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है, जबकि महान्यायवादी यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है, आर्टिकल 76 में है। यह जो है किसी भी सदन में भाग ले सकता है, जबकि यह सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही इसे मत देने का अधिकार है। मत देने का भी अधिकार इसे नहीं होता है। अच्छा, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वह होता है हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जी होते हैं हमारे भारत का संवैधानिक प्रमुख। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स समूह का सदस्य इसमें कौन नहीं है? तो हो जाएगा श्रीलंका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में जो कंट्री है वह कौन कौन है? तो ब्राज़ील। ब्रिक्स के जो मेंबर्स है वह है ब्राज़ील। शुरू में यह ब्रिक्स था, बाद में एस यानी बाद में दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जुड़ा। तो बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और लास्ट में 2010 में जो है यह दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बना। ब्रिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना कब किया गया? तो ब्रिक्स की स्थापना किया गया था 2009 में। कब किया गया था? 2009 में इसकी स्थापना किया था। और इसका मुख्यालय की बात करें तो यह है संघाई, चीन का शहर है संघाई। संघाई इसका जो है हेडक्वार्टर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से? तो फेडरेशन कप इसका संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फेडरेशन कप का संबंध भारत में हॉकी से भी, फुटबॉल से भी और बास्केटबॉल से भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कुछ ट्रॉफियां को हम लोग देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, रणजीत सिंह गोल्ड कप इसका संबंध है हॉकी से। किससे है? हॉकी से। BC रॉय ट्रॉफी इसका संबंध है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। वहीं बात करें GD बिरला ट्रॉफी इसका संबंध है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से इसका संबंध है। वहीं बात करें जय लक्ष्मी ट्रॉफी या कप इसका संबंध है टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से। वहीं अमृत दीवान कप
बहुत बार एग्जाम में आया है। अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप, इसका संबंध है बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से इसका संबंध है। चलिए अगला, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में इसका आयोजन किया। अच्छा, दिल्ली में हाल ही में 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया था नवंबर 2022 में, नवंबर 2022 में। वहीं बात करें, अच्छा, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन जो फरवरी 2023 में किया गया था, इसका आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था फिजी में। किस देश में हुआ था? फिजी में इसका आयोजन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस। कौन सा कंट्री है? रूस है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैप में हम लोग इसे समझते हैं। तो प्रश्न था कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश है, नंबर 1 पे है, सबसे अधिक क्षेत्रफल है रूस का। किसका है? रूस का। उसके बाद जो है किसका नंबर है? उसके बाद नंबर है कनाडा का। किसका नंबर है? कनाडा का क्षेत्रफल में दूसरा पोजीशन है। वहीं तीसरे स्थान पे कौन से देश हैं? तो तीसरे स्थान पे है चीन। कौन सा देश है? चीन है। चौथे स्थान पे कौन सा देश है? तो चौथे स्थान पे है यूएसए, अमेरिका। वहीं 5वें स्थान पे कौन सा देश है? तो 5वें स्थान पे है ब्राज़ील। कौन सा देश है? ब्राज़ील। यह 5वें पोजीशन पे है। 6ठे पोजीशन पे है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया 6 पोजीशन पे है। और 7वां पोजीशन पे है अपना देश भारत। 7वें पोजीशन पे अपना देश है भारत। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित था? तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता था किसे? अब्दुल गफ्फार खां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह का, फ्रंटियर गांधी और फखे अफगान के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में नमक आंदोलन तोड़ा गया था। नमक आंदोलन। इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किया था और लाल कुर्ती आंदोलन, इससे संबंधित ये नेता थे अब्दुल गफ्फार खां। अच्छा, कुछ भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खान ने इसका नेतृत्व किया था। यह अंग्रेजी और शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावकारी आंदोलन था। यही अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किया था। उसके बाद अहमदिया आंदोलन, इसका नेतृत्व किया था मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद ने इसका नेतृत्व किया था। वहीं देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन, इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने। इसका उद्देश्य था कुरान की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना और अंग्रेजों का विरोध करना। एक था वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, इसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खां जी ने किया था। इसका मुख्य केंद्र पटना था और यह सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सितार के साथ संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खान का संबंध सितार वादक से नहीं है। वहीं बात करें सितार वादक, तो सितार वादक की अगर बात करें तो अमीर खुसरो, रविशंकर, विलायत अली खां, उमाशंकर मिश्र, पंडित रविशंकर और वंदे हसन, ये सारे व्यक्तियों का संबंध है सितार वादक से। वहीं बात करें तबला वादक, तो प्रमुख तबला वादक की अगर बात करें तो गुदई महाराज और फैयाज खां, इनका संबंध तबला से है। वहीं बांसुरी की बात करें, अगर बांसुरी की बात करें तो राजेंद्र प्रसन्ना, एन लीला, इनका संबंध है बांसुरी से। वहीं बात करें सरोद वादक से, सरोद वादक, तो
अली अकबर खां, अली अकबर खां, बुद्धसेन दासगुप्ता, इनका संबंध है सरोद से। वहीं संतूर की बात करें तो प्रमुख इसमें चर्चित व्यक्ति है भजन सोपारी। प्रमुख जो है संतूर वादक है भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा, बहुत बार एग्जाम में आया है शिव कुमार शर्मा। वहीं रुद्रवीणा वादक की बात करें तो सादिक अली खां और असद अली खां, ये दोनों व्यक्तियों का संबंध है रुद्रवीणा वादक से। चलिए, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल्स है, यानी ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो रेलवे है उनके दोनों छोरों पर कौन सा स्टेशन है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक छोर पे है पर्थ और दूसरे छोर पे सिडनी। इसी रेलवे टर्मिनल्स के बीच अवस्थित है विश्व का सबसे सोने उत्पादन का जो खान है कुल गाड़ी सोना जो खान है वह इसी रेलवे टर्मिनल्स के बीच अवस्थित है। कुछ महत्वपूर्ण रेल मार्ग को हम लोग देख लेते हैं। ट्रांस इंडियन यह जो दो स्टेशन को जोड़ता है वह है वालपेरेजो को ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है। वहीं दक्षिणी साउथ ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग है, यह किसे जोड़ता है, तो यह लॉस एंजिल्स को न्यूयॉर्क से जोड़ता है। वहीं उत्तरी यानी नॉर्थ ट्रांस महाद्वीपीय यह सिएल्स को न्यूयॉर्क से जोड़ता है। वहीं कनाडियन नेशनल जो रेल मार्ग है यह हैलिफैक्स को प्रिंस रूबर्ट से जोड़ता है। और काहिरा को केप टाउन से जोड़ता है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कायंत्रित सेल है, यानी रूपांतरित सेल का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीस और सिस्ट, यह एक कायंत्रित सेल का उदाहरण है। आग्नेय और अपसादित चट्टान दाब और ताप और घुलन क्रिया के कारण जब अपना रूप और गुण दोनों बदल देता है तब वह रूपांतरित चट्टान कहलाता है। भूपृष्ठ पर लगभग 20% भाग पर यह पाया जाता है, 20% भाग पर पाया जाता है। कुछ रूपांतरित चट्टान हम लोग देख लेते हैं। मूल चट्टान से रूपांतरित चट्टान बेसोल्ट का जो रूपांतर होता है वह कहलाता है एम्फीबोलाइट। क्या कहलाता है? एम्फीबोलाइट चट्टान। वहीं बेसोल्ट से ही रूपांतरित होता है सिस्ट। वहीं ग्रेनाइट का रूपांतर होता है नीस में। किस में होता है? नीस में। चूना पत्थर का जो रूपांतरित चट्टान होता है वह कहलाता है संगमरमर। क्या कहलाता है? संगमरमर। वहीं बलुआ पत्थर का रूपांतरित कहलाता है क्वार्ट्जाइट्स। और सेल का रूपांतरित क्या होता है? स्लेट। क्या होता है? स्लेट। चलिए, अगला प्रश्न, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था दामोदर नदी पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी के लिए संयुक्त विकास के लिए दामोदर घाटी निगम, इसकी स्थापना किया था 1948 ईस्वी में। कुछ प्रमुख परियोजनाएं देख लेते हैं किस नदी पर है। सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। वहीं इसी नदी पर है नाथपा झाकरी परियोजना और कोल बांध, ये सारे हैं सतलज नदी पर। वहीं बात करें तुलबुल परियोजना, यह किस नदी पर है? यह झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। वहीं चेनाब नदी पर कौन सी परियोजना है? तो सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना और बल्गीहार परियोजना, ये सारे हैं चेनाब नदी पर। वहीं बात करें रावी नदी पे कौन सी परियोजना है? तो थीन परियोजना और चेमेरा परियोजना, ये रावी नदी पर है। व्यास नदी की बात करें तो इस नदी पर है पोंग बांध और हरिके बेराज, किस नदी पर है? व्यास नदी पर है। वहीं गंगा नदी पर है टिहरी बांध, यानी जो जिसे भागीरथी कहते हैं, भागीरथी नदी पर है फरक्का बांध। वहीं बात करें बिहार में गंडक नदी पर है त्रिवेणी बांध। कौन सी बांध है?
त्रिवेणी बांध। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है यानी विख्यात है? तो वह है बिहार की कोसी नदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार की कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी बाएं से गंगा में मिलती है। गंगा में कोसी नदी जो है यह बाएं दिशा से मिलती है और यह गंगा की एक क्या है, सहायक नदी है। वहीं बात करें कोसी नदी तो इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम स्थान है गोसाईनाथ। गोसाईनाथ से इसका उद्गम होता है। अच्छा, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान है उत्तराखंड के गंगोत्री में। उत्तराखंड के गंगोत्री में। वहीं सोन नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश का अमरकंटक से। अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। वहीं गंडक नदी जो है, गंडक नदी इसका उद्गम स्थल है नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत। वहीं कोसी नदी हम लोगों ने देख लिया। घाघरा नदी इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल मापचो चुंग हिमनद। और कर्मनाशा नदी इसका उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ी से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। तो ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा जो होती है उसकी रचना होती है और वह कैसी होती है? तो वह होती है अम्लीय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना अम्लीय होती है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण निच्छालन प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा? निच्छालन प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। शुष्क मौसम में यह मिट्टी क्या होता है? सूख जाता है। भारत में लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो मेघालय का पठार, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट क्षेत्रों में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में जो है आयरन और एल्युमिनियम इसकी जो है क्या होती है? बहुलता होती है। जबकि नाइट्रोजन, चूना और जैविक पदार्थ की कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी की उर्वरता जो है कम होती है, किंतु उर्वरक के प्रयोग से इसमें जो है लेटेराइट मिट्टी में क्या चीज़ का खेती किया जाता है? चाय की खेती किया जाता है, काजू आदि की खेती किया जाता है। कौन सी मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? यानी कौन से घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री कहा जाता है। ये वाला जो घाट है इसे सह्याद्री घाट कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के समांतर विस्तृत है। यह उत्तर में ताप्ती नदी, यहाँ ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है और लगभग 1600 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट अथवा सह्याद्री अवरोधी पर्वत है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर, क्वेश्चन आता है उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर का नाम है कौन सा? तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कालसुबाई जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है उत्तरी सह्याद्री का। जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी है कुद्रेमुख। कौन सा है? कुद्रेमुख। दोनों आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है। तो भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिकों को क्या क्या प्राप्त है? तो विधिक अधिकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कानून का अधिकार यह भारत और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अच्छा, हम लोग जान लेते हैं वैसा अनुच्छेद जो केवल भारतीय को प्राप्त है। तो वह है 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। यह केवल और केवल भारतीय को ही प्राप्त है। वैसा अनुच्छेद जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है तो वह अनुच्छेद है 14 जो है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। मौलिक अधिकार के ये जो सारे अनुच्छेद हैं ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। अच्छा, मंत्रिपरिषद
किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संसद के प्रति। किसके प्रति? संसद के प्रति यह उत्तरदायी होते हैं। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष, 25 ईयर्स। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए? तो 50 होना चाहिए। कितना? 50 होना चाहिए। भारत का अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार और एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। ये सारी की चर्चा है अनुच्छेद 75 में। अच्छा, एक संविधान संशोधन हुआ था 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया कि मंत्रिपरिषद की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। यानी 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं होंगे। यह कहा गया 91 संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है कब? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 है संसद के अधीन होती है, इसके द्वारा किया जाता है। वहीं अनुच्छेद 358 के अनुसार देश में आपातकाल की घोषणा के पश्चात अनुच्छेद 19 में दिए गए सभी मौलिक अधिकार स्वतः क्या हो जाते हैं? स्वतः निलंबित हो जाते हैं। स्वतः क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। आपातकाल समाप्त होने पर ये सारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं? स्वतः बहाल हो जाते हैं। 44वां संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए 6 मौलिक अधिकारों का निलंबन तभी होगा जब आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो ये किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय की बात है तो यह जो है 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 124 का 2 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु 65 ईयर होगा। कितना होगा? 65 ईयर होगा। वहीं बात करें सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक जो 2009 में हुआ था, इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य कितने न्यायाधीश हैं? तो 33। एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में। कुल कितने? 34। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 था। कितना था? 8 था। अच्छा, आप लोग बता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन स्थापना की चर्चा अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 126 में क्या है? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का चर्चा है। वहीं अनुच्छेद 127 में क्या चीज़ का चर्चा है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा है। वहीं बात करें अनुच्छेद 129 में क्या चीज़ का वर्णन है? तो अभिलेख न्यायालय की चर्चा है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय की चर्चा है। वहीं अनुच्छेद 130 में क्या चीज़ का चर्चा है? तो उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारण करने की शक्ति जो है या मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 130 में। चलिए, अच्छा, एक अनुच्छेद है 137। इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को पुनर्विचार की शक्ति के बारे में चर्चा, यानी अपना जो फैसला दिया उस पर पुनर्विचार भी कर सकता है। और अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति जब चाहे सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श ले सकता है, लेकिन उसके लिए यह बाध्य नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन। प्रशासन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। जनसंख्या, कौन कौन? जनसंख्या, राज्य क्षेत्र जिसे भूमि या भूभाग कहते हैं, राज्य क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। सरकार और संप्रभुता, ये जो है राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। तो इसमें जो है प्रशासन अनिवार्य तत्व नहीं है। राजनीतिक शास्त्र की दृष्टि से भारत क्या है? एक राज्य है। राज्य के लिए सर्वप्रमुख तत्व होता है जनसंख्या। सबसे प्रमुख तत्व होता है जनसंख्या। संप्रभुता का अर्थ होता है आंतरिक और बाह्य दबाव से पूर्णतः मुक्त होकर निर्णय या कार्य करने की शक्ति, यह कहलाता है संप्रभुता। चलिए अगला प्रश्न है, लुमिनियस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया? तो लुमिनियस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल, इसका निर्माण कराया गया उत्तराखंड में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में इसका निर्माण किया जाता है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, यह कहाँ बनाया जा रहा है? मणिपुर में। कहाँ बनाया जा रहा है? मणिपुर में। हाल ही में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड हाईकोर्ट। यह भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय परिसर बना है। वहीं भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री कहाँ बनाया जा रहा है? तो तेलंगाना में बनाया जा रहा है, तेलंगाना में बनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता या समानता को अधिकार का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 14 में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समता के अधिकार की चर्चा है। वहीं बात करें समानता के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। 14 से लेकर 18 तक है। 14 में तो है विधि के समक्ष, 15 में है किसी भी व्यक्ति के साथ उस धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं 16 में क्या चीज़ का चर्चा है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में है उपाधियों का अंत। चलिए अगला प्रश्न, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान न्यायवादी की इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वहीं महान न्यायवादी इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। किस में है? अनुच्छेद 76 में। महान न्यायवादी भारत का प्रथम विधि का अधिकारी होता है। यह संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन उसमें भाग लेता है। यह चर्चा है अनुच्छेद 88 में। अनुच्छेद 88 कहता है महान न्यायवादी और मंत्री किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, परंतु महान न्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था। सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण लोकप्रिय नाम जान लेते हैं। तो आंध्र केसरी किसे कहते हैं? आंध्र केसरी तो ये कहते हैं टी प्रकाशम को। किसे कहते हैं? टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहते हैं। अच्छा, गुरु जी किसे कहते हैं? गुरु जी तो ये कहा जाता है एस गोलवलकर को। वहीं गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को और गुरु जी कहा जाता है एस गोलवलकर को। चलिए प्रश्न है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सुल्तान था जिन्होंने खलीफा के अधिकार को मानने से साफ इनकार कर दिया। खिलजी ने ही सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना रखने की नींव डाली। घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा जो है किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का क्या नाम था? यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अली गुरसप,
अली गुरसब जो है इसका बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के हत्या के पश्चात जो है ये गद्दी पर बैठा था। वहीं बात करें अलाउद्दीन खिलजी, तो बाजार नियंत्रण के लिए इन्हें बहुत सारे अधिकारी की नियुक्ति किया था। तो एक विभाग था बरीदे मंडी, इसका अधिकारी क्या कहलाता था? बाजार निरीक्षक कहलाता था। वहीं सहनाए मंडी इसका निरीक्षण बाजार अधीक्षक कहलाता था। वहीं दीवाने रियासत इसका नियंत्रण बाजार नियंत्रक कहलाता था। जो अधिकारी होता था वह बाजार नियंत्रक कहलाता था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों के अभियान के लिए किसे भेजा था? तो मलिक कफूर को भेजा था। किसे भेजा था? मलिक कफूर को भेजा था, जो इसका सेनापति था। वहीं दक्षिण भारत का जो अभियान था, इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक राज्य था देवगिरी, तो देवगिरी का अभियान कब हुआ था? 1307 ईस्वी में। उस समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। अभियान का नेतृत्व किया था मलिक कफूर ने। वहीं वारंगल अभियान हुआ था 1309 ईस्वी में। उसमें वहाँ का शासक था प्रताप रुद्रदेव। वहीं हुआ था द्वार समुद्रम अभियान, यह हुआ था 1310 ईस्वी में, और उसमें वहाँ का शासक था वीर बल्लाल तृतीय। और पांड्य अभियान जो हुआ था पांड्यों के विरुद्ध, यह हुआ था 1311 ईस्वी में, और वहाँ के उसमें शासक थे वीर पांड्य वहाँ के शासक थे। चलिए, यानी कहा जाए तो मलिक कफूर द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया था। तो कौन से राज्य पे किया था? देवगिरी पे किया था 1307 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। तो भारत में लौह युग यह किससे जुड़ा हुआ है? चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे पुराना लौह युग चित्रित धूसर मृदभांड के साथ जुड़ा हुआ। लौह की प्राचीनतम संबंधी उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी होती है। अहिछत्रक, अंतरजी खेजड़ा और आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती आदि स्थलों में से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। इस काल के लोग विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे। लोहा का भारत में सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ है वह हुआ है उत्तर वैदिक काल। किसमें हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। एक थे डीके चक्रवेदी, उन्होंने 950 ईसा पूर्व बीसी में भारत में लोहे के प्रयोग का प्रमाण दिया है। कब? 950 ईसा पूर्व। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। यह किस शैली में निर्मित है? तो बेसर शैली में निर्मित है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? एक फ्रांसीसी यात्री था थेविनेट। किसने किया था? फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने किया था। एलोरा में कितने शैलकृत गुफाएं हैं? 34 शैलकृत गुफा हैं। गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक, 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित, 13 से 19 हिंदू धर्म से संबंधित, और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। तो भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चूंकि हरित क्रांति के 3 ये मुख्य जो है घटक हैं, इसके बिना जो है लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अच्छा, हरित क्रांति शब्द जो है यह किसने दिया था? तो एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। जबकि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन ए बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जो अमेरिका से जिनका संबंध था। कहाँ से? अमेरिका के संबंध। अच्छा, कुछ प्रमुख क्रांति हम लोग देख लेते हैं जिनका संबंध किससे है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है?
फल एवं सब्जी और बागवानी से, फल सब्जी और बागवानी से संबंधित था सुनहरी क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध था दूध उत्पादन, किससे था? दूध उत्पादन। जबकि काली क्रांति का संबंध किससे था? खनिज तेल, जिसे पेट्रोलियम, खनिज तेल से इसका संबंध था। वहीं नीली क्रांति तो मछली उत्पादन। गोल क्रांति का संबंध था आलू उत्पादन से, किससे था? आलू उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध था उर्वरक उत्पादन से। जबकि पीली क्रांति का संबंध था तिलहन उत्पादन से। जबकि रजत क्रांति का संबंध किससे था? अंडा उत्पादन से, किससे? अंडा उत्पादन से। वहीं बात करें गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे था? तो गुलाबी क्रांति का संबंध था प्याज उत्पादन से और झींगा मछली के उत्पादन से। और लाल क्रांति का संबंध था मांस एवं टमाटर उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने मोहम्मद साहिबुद्दीन छुप्पू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद साहिबुद्दीन छुप्पू को बांग्लादेश का जो है नया राष्ट्रपति चुना गया है। अच्छा, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रामचंद्र पोडेल यह नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। जबकि रानिल विक्रमसिंघे यह जो है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। जबकि पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं आरिफ उल्वी। कौन बने हैं? आरिफ उल्वी, यह पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने। अच्छा, म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं यू विन मिंट, यह म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने। चलिए अगला प्रश्न, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता एक गीत है नाटू नाटू, इसके रचनाकार कौन है? तो नाटू नाटू जो गीत है इसके रचनाकार है एम कीरावानी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम कीरावानी इसके रचनाकार है। इस गीत को राहुल सिंपलीगंज और कला भैरव द्वारा गाया किसने है? तो राहुल सिंपलीगंज और कला भैरव ने इसे गाया है। भारत में पहला ऑस्कर विजेता थे भानु अथैया। कौन थे? भानु अथैया को पहला ऑस्कर मिला था। गुलजार और ए.आर. रहमान को 81वें अकादमी या ऑस्कर पुरस्कारों में सबसे मूल गीत जय हो के लिए ऑस्कर मिला था। चलिए अगला प्रश्न, जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी याचिका कहते हैं? यानी कौन सा रीट जारी होता है? तो यह रीट होता है परमादेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमादेश जारी किया जाता है। जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य को पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति हो, तो तब वो कौन सा रीट कहलाता है? परमादेश। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत। कितने प्रकार के रीट जारी होते हैं? 5 प्रकार के रीट जारी होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। चलिए अगला प्रश्न, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारी जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख न्यायाधीश से परामर्श लेकर करता है। चलिए अगला प्रश्न,
प्रश्न है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन बना है? तो यह पहला भारतीय बना है जावेद अख्तर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होना पहला भारतीय बने हैं जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार अंग्रेजी विकासवादी जीव वैज्ञानिक रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? यानी साइमन कमीशन का गठन किस प्रयोजन के लिए किया गया था? तो आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना, और इसके लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन। इसकी गठन कब किया गया था? तो इसका गठन अमेरिका में किया गया था 8 नवंबर 1927 ईस्वी में जॉन साइमन की अध्यक्षता में। जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस आयोग में सभी जो सदस्य थे वह अंग्रेज थे। अंग्रेज जो है सभी सदस्य थे इसके, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन यह भारत पहुंचा था कब? तो यह 3 फरवरी 1928 ईस्वी में यह भारत पहुंचा था। चलिए अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का क्या नाम था? तो इस संगठन का नाम था इंडियन लीग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन लीग। इसकी स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। कहाँ? लंदन में। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का भी सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब लिखा था? 1901 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी जो लिबरल पार्टी से उम्मीदवार थे, कहाँ के? तो फिंसबरी में, और इन्होंने वह चुनाव भी जीता था 1892 ईस्वी में चुनाव वह जीता था। चलिए अगला प्रश्न, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे? तो पहला अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। यह किस स्थान से रवाना हुए थे? तो बीकानेर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से? बीकानेर से। राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर थे, और इन्होंने जो है कौन सी अंतरिक्ष यान से यात्रा किया था? तो सोयुंग T-11 से 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे, और उन्हें हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का भी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट पारिख समिति को मंजूरी दी गई, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस मूल्य निर्धारण। अप्रैल 2023 में गैस मूल्य निर्धारण हेतु किरीट पारिख समिति को मंजूरी दे दिया गया है, जिसमें 1 जनवरी 2026 तक पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश किया है। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? तो झारखंड से लगी हुई किसकी सीमा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश से झारखंड की सीमा नहीं लगती है। चलिए मैप में देखते हैं झारखंड से लगे सभी राज्यों को। वहीं झारखंड के अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पूर्व में ये जो राज्य है वह है वेस्ट बंगाल। कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल। वहीं पश्चिम में जो राज्य हैं, तो पश्चिम में जो 2 राज्य इसे टच करते हैं वह है उत्तर प्रदेश, ये वाला क्षेत्र है यूपी का, और ये क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का। कौन सा क्षेत्र है, कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। वहीं बात करें उत्तर में,
तो उत्तर में तो हम लोग जानते हैं बिहार है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य बिहार, और ये दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो दक्षिण में है ओडिशा। कौन सा राज्य है, उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश जो है झारखंड की सीमा को टच नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम कहाँ पर होता है, तो वह संगम जो कहलाता है क्या कहलाता है, तो विष्णु प्रयाग। क्या कहलाता है, विष्णु प्रयाग कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मेन जो रिवर है वह है अलकनंदा। कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी। अलकनंदा में जहाँ पे पिंडार नदी मिलता है वह स्थान क्या कहलाता है, तो वह स्थान कहलाता है कर्णप्रयाग। क्या कहलाता है, कर्णप्रयाग। वहीं बात करें अलकनंदा में जहाँ पर मंदाकिनी मिलता है वह स्थान क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है रुद्रप्रयाग। सबसे पहले ऊपर में तो यहाँ पे हो गया अलकनंदा में जो धौली गंगा मिलती है वह कहलाता है विष्णु प्रयाग, ये विष्णु प्रयाग हो गया। वहीं इसके बाद अलकनंदा में भागीरथी नदी आके मिलती है और ये स्थान कहलाता है देवप्रयाग। क्या कहलाता है, देवप्रयाग कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पद छोड़ दिया था 1939 ईस्वी में। जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था और फिर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1 मई 1939 ईस्वी में, 1 मई 1939 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसकी स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस ने ही स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाया था। और सुभाष चंद्र बोस ने विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए ये कहाँ गए थे, 1941 ईस्वी में जर्मनी भी गए थे। जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का भी गठन किया था, जिससे जो है जर्मनी और जापान दोनों ने समर्थन भी दिया था। जर्मनी और जापान ने समर्थन दिया था। चलिए अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP28 का आयोजन किस देश में किया गया, तो इसका आयोजन किस देश में किया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात में। जबकि COP27 जो नवंबर 2022 में इसका आयोजन किया गया वह किया था मिस्र में। किसमें, कहाँ किया गया था, मिस्र में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, निकासी सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन था, तो इसके लेखक थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ और प्रमुख पुस्तक देख लेते हैं। द रिवोल्यूशनरी, इसके लेखक थे सचिंद्र नाथ सन्याल। मेरी कहानी, इसके लेखक थे जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक थे। वहीं इंडिया फॉर इंडियंस इसके लेखक थे चित्तरंजन दास। कौन थे, चित्तरंजन दास थे। वहीं सोम प्रकाश इसके लेखक कौन थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके लेखक थे। चलिए प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यह नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ 78 अनुयायियों के साथ यात्रा प्रारंभ किया था। कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था डांडी तक, और डांडी पहुँच के यह यात्रा खत्म हुआ था। 24 दिनों के बाद
आफ्टर 24 डेज, 24 दिनों के बाद, या 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। वहीं और जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया था। पहला तो 6 अप्रैल, जिस दिन नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ था उस दिन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से लेकर 5 मार्च 1931 ईस्वी तक यह चला था। दूसरा पुनः इन्होंने जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसकी असफलता के बाद पुनः चालू कर दिया था 3 जनवरी 1932 ईस्वी, और यह जाके समाप्त किया था अंत रूप में, यानी अंतिम रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस कब लिया गया था, तो अप्रैल 1934 ईस्वी में। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थे? तो इनका संबंध किस एक से था? तो आंसर हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से इनका संबंध था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जयप्रकाश नारायण की जिनका जन्म की बात करें तो 11 अक्टूबर को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती गुप्ता। क्या नाम था? प्रभावती गुप्ता नाम था। इन्हें जो है जयप्रकाश नारायण को 1999 ईस्वी में मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न दिया गया। इन्हें जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में मिला था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने हेतु जो हजारीबाग जेल से भागा था और एक दस्ते का गठन किया था, उसका नाम था आज़ाद दस्ता। किसका गठन किया था? आज़ाद दस्ता का गठन किया था नेपाल क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में यह किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, ये दोनों को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अच्छा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन संस्थान व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया, संस्थागत श्रेणी में ये दोनों को दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? तो क्षेत्र के आधार पे सबसे बड़ा जो यह हो जाएगा कौन सा क्षेत्र? तो दिल्ली क्षेत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वह है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली है। एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर पूछा जाए तो वह कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप। वहीं बात करें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर नागर हवेली, और न्यूनतम वृद्धि करने वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश हो जाए लक्षद्वीप। वहीं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश यह भी है नई दिल्ली, और सबसे कम हो जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार। वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। पुडुचेरी है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला है दमनदीप। दमनदीप अभी दमनदीप दादरा नागर हवेली मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, हिंद महासागर के डियोगी गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो यह है अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिंद महासागर का एक द्वीप है डियोगो गार्सिया द्वीप, इस पर जो है अमेरिका का एक सैन्य हवाई अड्डा है। वहीं बात करें हिंद महासागर, तो यह कर्क रेखा हिंद महासागर की उत्तरी सीमा है। कर्क यानी उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ हिंद महासागर? कर्क रेखा तक, कर्क रेखा तक। वहीं हिंद महासागर का सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछा जाए तो वह द्वीप है मेडागास्कर। कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप जो है यह सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर 2 हैं, एक लाल सागर, एक फारस की खाड़ी। हिंद महासागर के उत्तर में है एशिया महाद्वीप, दक्षिण में है अंटार्कटिका, पूरब में है ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिम में है अफ्रीका महाद्वीप। चलिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज
राजगृह, गृह ब्रज या राजगृह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें मगध, तो मगध की बात करें तो मगध से इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, फिर राजधानी हुआ था, फिर इसकी राजधानी वैशाली। तो शिशुनाग ने मगध की राजधानी वैशाली बनाया था। वहीं पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने किया था। शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक, उन्होंने राजधानी को पुनः कहाँ कर दिया था? तो मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया था। 16 महाजनपद थे, उसकी राजधानी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अंग की राजधानी कहाँ था? तो अंग की राजधानी था चंपा। वहीं बात करें मल्ल की राजधानी कहाँ था? तो मल्ल की राजधानी था कुशीनीरा। कहाँ था? कुशीनीरा। वहीं बात करें काशी का राजधानी, तो काशी का राजधानी था वाराणसी। कहाँ था? वाराणसी। वहीं कौशल की राजधानी कहाँ था? कौशल की राजधानी था श्रावस्ती। कहाँ था? श्रावस्ती। वहीं बात करें पांचाल की राजधानी, पांचाल की राजधानी कहाँ था? तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्ली था। वहीं कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कहाँ था? इंद्रप्रस्थ था कुरु की राजधानी। वहीं बात करें वज्जी की राजधानी, तो विदेह, वज्जी की राजधानी विदेह। वहीं मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कहाँ था? विराटनगर। वहीं बात करें सूरसेन की राजधानी, तो मथुरा सूरसेन की। चेदी की राजधानी, चेदी की राजधानी तो सुक्तिमती। कहाँ था? सुक्तिमती इसकी राजधानी था। अस्मक का पोटली, अवंती का उत्तरी अवंती का उज्जैन और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। वहीं गांधार की राजधानी था तक्षशिला। कहाँ था? गांधार का राजधानी तक्षशिला इसकी राजधानी था, जो पाकिस्तान में है। और कंबोज की राजधानी था हाटक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो बिहार में 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था गया में। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह कांग्रेस का 38वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 38वां। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास जी ने, चित्तरंजन दास जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने या उसके बहिष्कार को जारी रखने के मुद्दे पर बहस और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में हुआ था। वहीं बात करें स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी का गठन इसके जस्ट बाद 1923 ईस्वी में हुआ था इलाहाबाद में। कांग्रेस के अधिवेशन की बात आई तो इसके प्रमुख अधिवेशन के देख लेते हैं हम लोग। एक अधिवेशन हुआ था 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। और इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया था, वंदे मातरम गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रहमतुल्लाह सयानी ने, रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता किया था। वहीं कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन का और बहिष्कार का समर्थन किया गया था। वहीं 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, बहुत फेमस। इसमें इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष जी ने किया था। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। 1911 ईस्वी में पहली बार 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसमें पहली बार जन गण मन गया था, जन गण मन गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो विशन नारायण धर ने किया था, विशन नारायण धर ने किया था। अच्छा आप लोग बताएं, पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में किया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन में किया था। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। जबकि 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन। इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव पास हुआ था, मूल अधिकार। इसकी अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। पहला वह अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ था वह था 1937 का अधिवेशन। यह हुआ था फैजपुर में। कहाँ हुआ था? फैजपुर में। और इसकी अध्यक्षता भी किए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने। कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष पद पे कौन रहे थे? कौन रहे थे? तो रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो थे JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी।
दोस्तों ये था प्लेटफॉर्म की तरफ से बेहतरीन सेट। 50 प्रश्नों को हम लोगों ने आज देखा है। नेक्स्ट वीडियो में 50 प्रश्न देखेंगे और सभी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। और एग्ज़ाम का जो मूल मंत्र होता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत फ़ायदे करते हैं एग्ज़ाम में, तो अपना सेल्फ स्टडी जारी रखें। रोज़ कम से कम 2-3 सेट लगाएं, उससे अपना लेवल आंकने में मदद मिलेगा आप लोगों को। और थ्योरी तो पढ़ना ही है, केवल ऑब्जेक्टिव से काम नहीं होने वाला। तो थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ने के बाद उसका हम लोग सेट लगाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।